कि हिंदुस्तान जन्नत निशान से दूर कहीं सहरा में मोहब्बत का शामियाना लगाए कुछ जुगनू जैसे लोग मना रहे हैं एक शख्स के शख्सियत बनने का जश्न। जावेद अख्तर के जादू बनने का सफ़र और तरकश के कई अनकहे ख्वाब ताबीर कर ला रहे हैं आप सबकी खिदमत में जश्न जावेद अख्तर। ख़वातीनो हज़रात, आज के साहिब जश्न हैं जनाब जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब इस सदी के लेजेंडरी शायर, लिरिसिस्ट, स्क्रीन राइटर हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की जानी पहचानी शख्सियत हैं। फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कोई अवार्ड नहीं जो आपको बारहा न मिला हो। आपकी अदबी खिदमात को सराहने के लिए आपको 5 दफ़ा नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा आपको पद्मश्री अवार्ड 1999 में और पद्म भूषण 2007 में नवाजा गया। आपकी खूबसूरत शायरी, दिलफरेब मौसीकी कई दहाइयों से हमारे कानों में रस खोल रही है। आपके 2 शेरी मजमूए तरकश और लावा मंजर आम पर आ चुके हैं। और हाजरीन, यहाँ मैं आपको बताती चलूं, लावा के लिए आपको हिंदुस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड साहित्य अकेडमी दिया गया है। ख़वातीनो हज़रात, मेरी आपसे इल्तमास है, काइंडली रेज अप ऑन योर सीट्स टू गिव द स्टैंडिंग ओवेशन टू दिस लेजेंडरी आर्टिस्ट। Now we would like to request our prestigious guests to present the Lifetime Achievement Awards to the speakers. ये तारीखी लम्हा है हमारे लिए। हमारे लिए एजाज की बात है कि आप आज अपनी शादी की सालगिरह पर यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। A very happy wedding anniversary to both of you. अब वो वक्त जिसका हम सबको इंतजार, जावेद साहब से हम दरखास्त करेंगे कि बराए मेहरबानी कुछ अल्फाज। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इरफान साहब, तारिक साहब, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन, मजाज का एक शेर है जो मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कितनी ऑटोग्राफ बुक्स पे लिखा है, बड़ा हस्बे हाल है। उनका करम है, उनकी मोहब्बत, क्या मेरे नख़्मे, क्या मेरी हस्ती। आज जो फंक्शन हो रहा है, इससे आप सिर्फ एक बात का अंदाज़ा लगाइएगा कि अच्छे दोस्त हों तो काम आते हैं। ये इन दोस्तों का करम, इनकी मेहरबानी है, वरना क्या है। शुक्रिया। अब हम दरखास्त करेंगे शबाना आज़मी साहिबा से कि वो आएं और अपने तासुरात बयान करें। ख़वातीनो हज़रात, तारिक फैज़ी साहब ने जब ये प्रोग्राम रखा तो मैं उन पर नाजिल हो गई और मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी, और इसलिए भी आऊँगी कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ होने की। जावेद साहब हमेशा बहुत ही तारीफ़ करते हैं, और मैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इतना कामयाब प्रोग्राम बग़ैर हमारे स्पॉन्सर्स के नहीं हो सका। आप लोगों ने इसको कामयाब बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीनो हज़रात, इस बज़्म का पहला हिस्सा है दास्तान गोई। इस फ़न का आगाज़ 13वीं सदी ईस्वी में अमीर खुसरो साहब ने किया। ये कहना बेशक गलत ना होगा कि इस फ़न को इजाद करने वाले अमीर खुसरो साहब थे। 16वीं सदी ईस्वी में फ़ारसी तर्ज की दास्तान गोई में एक नई जिद्दत नज़र आई और 19वीं सदी ईस्वी में ये फ़न अपने अरूज पर था। कहा जाता है कि इस फ़न का ज़वाल
मीर अली बाकर की वफ़ात के साथ 1928 में हुआ। ख़वातीनो हज़रात, आज की शाम को मज़ीद खुशनुमा बनाने के लिए दास्तान गोई का अहतमाम किया गया है और इसके लिए मदऊ किया गया है 21वीं सदी के ताक दास्तान गो जनाब सैयद साहिल आगा साहब को, जो हिंदुस्तान के जाने माने मुसन्निफ और दास्तान गो हैं। इसके अलावा आप हिंदुस्तानी थिएटर में भी अपने काम के बाइस खासी मकबूलियत रखते हैं। इलावाज़ी कई मशहूर शख्सियात की बायोग्राफीज तहरीर करने का सहरा भी इनके सर है। आप ब्रिक्स में बतौर सकाफती सफ़ीर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। आपकी मुतद्दद दास्तानों पर मबनी फिल्में स्क्रीन की जीनत बन चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं परी खाना, और जल्द ही हम आपकी दास्तान सामान खाना पर मबनी फिल्म नेटफ्लिक्स की वसातत से देख पाएंगे। आप अपने नाम कर चुके हैं कुछ मशहूर अवार्ड्स, जिनमें हैं प्रदेश जौहर अवार्ड, हफीज़ मीरठी अवार्ड, माइनॉरिटी कमीशन अवार्ड। लिहाजा ख़वातीनो हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में हम दावत देना चाहेंगे जनाब सैयद साहिल आगा साहब को। हमको उठना तो मुंह अंधेरे था, हमको उठना तो मुंह अंधेरे था, लेकिन एक ख्वाब हमको घेरे था। हमारे शौक की ये इंतहा थी, हमारे शौक की ये इंतहा थी, कदम रखा कि मंजिल रास्ता था। मैं बचपन में खिलौने तोड़ता था, मेरे अंजाम की वो इब्तदा थी। हम तो बचपन में भी अकेले थे, हम तो बचपन में भी अकेले थे, सिर्फ दिल की गली में खेले थे। एक तरफ मोर्चे थे पलकों के, एक तरफ आंसुओं के रेले थे। खुदकुशी क्या गमों का इलाज बनती, खुदकुशी क्या गमों का इलाज बनती, मौत के अपने 100 झमेले थे। अपनी वजह बर्बादी, सुनिए 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 तो मजे की है। अपनी वजह बर्बादी, सुनिए तो मजे की है। जिंदगी से यूं खेले जैसे दूसरे की। ख़वातीनो हज़रात, आदाब। किसी भी शख्स के शख्सियत बनने में कई लोगों की दुआएं, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनका साथ इंसान के साथ रहता है। जैसे कि किसी भी जादू के बनने में कई तिलिस्म शामिल। आज की ये दास्तान ऐसे ही तिलिस्म के बनने की एक दास्तान है कि दास्तान एक जादू, इंसान के साथ कुछ परछाइयां, कुछ साए तमाम उम्र रहते हैं। कभी बराहे रास्त, कभी सिर्फ मांगी गई दुआ की। कि आज जादू एक दास्तान, या दास्तान का जादू, कि जादू का जिक्र करें और दास्तान की इब्तिदा जादू के लकड़ दादा से। कि याद कीजिए उस दौर का हिंदुस्तान कि जब बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान पे अपने पंजे गड़ा रही थी और वो हिंदुस्तान का खून चूस लेना चाहती थी। तब एक सूफी सिफत इंसान जिसका नाम अल्लामा फजले हक,
अल्लामा साहब ने एक फतवा दिया। इससे पहले कि उनके जिक्र पे आए, ये अल्लामा साहब वही हैं जिन्होंने दीवाने गालिब को मुरत्तब किया कि दुनिया जान पाई कौन है मिर्जा गालिब और उसकी शायरी। ये वही अल्लामा हैं कि जो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे कि जब अंग्रेज अपने पंजे गड़ा रहा था तो अल्लामा साहब ने फतवा दिया कि ऐ हिंदुस्तान वालों एक हो जाओ कि ये फिरंगी तुम्हारी मोहब्बत के धारे को कई धाराओं में बांटना चाहता है। अगर तुम्हारे बांध टूट गए तो तुम देर अरसे तक फिर एक ना हो पाओगे। आओ और फिरंगी के खिलाफ खड़े हो जाओ। अल्लामा साहब के इस फतवे पे 600 से ज्यादा आलिमों ने लब्बैक कहा और नतीजे में 1857 का मार्का। जैसे कि हर दास्तान में कुछ जयचंद होते हैं, मीर अली जैसे लोग होते हैं, इस दास्तान में भी अल्लामा साहब के खिलाफ गवाहियां हुई, मुखबरी हुई और वो गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार कर जब वो कचहरी पहुंचे तो मुंसिफ ने कहा, अल्लामा साहब आप मुतमईन रहिए, मैं आपको जानता हूं, मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, आप बरी हो जाएंगे। मैं हूं ना। मुकदमे की समाअत का आगाज हुआ तो तमाम गवाह गवाही से मुंह कर गए और ये फैसला सुनाते हुए मुंसिफ ने कहा, किसी भी गवाह के ना मिलने से ये बात इस नतीजे पे पहुंची है कि वो फतवा अल्लामा साहब ने नहीं दिया था, लिहाजा ये अदालत उन्हें बरी करने से पहले उनकी राय जानना चाहती है। मुमकिन है ये लोग मुझे देख के गवाही से इनकार कर दें, लेकिन वो फतवा तो मैंने ही लिखा था कि मैं क्यों इनकार करूं। मुल्क से मोहब्बत आधा ईमान, मैं उस रब को कैसे मुंह दिखाऊंगा आधे ईमान को अगर यहाँ छोड़ दिया। वो मेरा ही फतवा था। जब ये बात कर्नल क्लार्क को पता चली तो उसने कहा कि जब इकबाल जुर्म हो चुका है तो सजा दी जाए, और सजा दी गई, उम्र कैद, काला पानी, अंडोमान। अल्लामा साहब खुद इस बारे में लिखते हैं और एक अहम किताब रेशमी रुमाल तहरीक कि अंडमान का काला पानी इतना कड़वा था कि जैसे उसमें जहर घोल दिया गया हो। खाने के लिए घास की रोटियां और मामूली बीमारी भी मौत का पैगाम थी। और अल्लामा साहब को उस टीले पे रखा गया था जहां सुबह सूरज निकलता अपनी गर्मी बिखेरता और शाम तक बिखेरता रहता। अल्लामा साहब के हिस्से में पत्थर ढोना आया कि वो एक मर्तबा टोकरा लेके जा रहे थे, उनके कंधे से गिरा तो उनके दो चाहने वाले आगे बढ़े और कहा, अल्लामा साहब ये टोकरा हमें दे दीजिए, हम उठाएं, ये सादत हमारे नसीब में भी तो आए। अगर ये सादत है तो इसे मैं ही रखूं, तुम्हें क्यों लूं। और ये पत्थर नहीं, ये मुल्क से मोहब्बत करने में मेरे हिस्से में आए फूल है, ये मेरा नसीब। अंग्रेज जेलर ने कई बार हाजिरियां लगाई और कहा कि अल्लामा साहब आप एक माफीनामा लिख दीजिए और आप आजाद हो जाएंगे, आपको रिहाई मिलेगी। लेकिन अल्लामा साहब ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आखिर जब वो मौत के करीब पहुंचे, शदीद बीमार, तो वो अंग्रेज ऑफिसर कहा, अल्लामा साहब मैं ये तहरीर लिख के लाया हूं, आप सिर्फ दस्तखत कर दीजिए, आप आजाद हो जाएंगे। इसमें लिखा है कि आपने जो किया आप माफी मांगते हैं, आप अपने घर जाएं। मुल्क से मोहब्बत की माफी। मुल्क तो माँ है,
उससे मोहब्बत की काहे शर्मीली है। अल्लामा साहब, आप क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हैं? आपकी एक कीमती जान है, अपने घर जाएं। कीमती जान है। काश मेरी ये जान एक फूल होती और मैं पत्ती पत्ती हो अपने मुल्क की जमीन पे बिखर जाता। मुझे यकीन है कि एक दिन आजादी का सूरज निकलेगा, शायद मैं उसे ना देख सकूं, लेकिन मेरी कब्र पे तलाश है। अल्लामा साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके बेटे जो हिंदुस्तान में उनकी रिहाई के लिए दौड़ धूप में लगे थे, वो अंडमान पहुंचे। उनके हाथ में रिहाई का परवाना है और देखते हैं सामने से अल्लामा साहब मुल्क से मोहब्बत करने वाला चला गया। ये दास्तान का हिस्सा नहीं, लेकिन सामाईन सोचिए कि जिन्होंने मुल्क से मोहब्बत की और अपनी जान दे दी, तारीख उन्हें कहां भूल के आ गई। और जिन्होंने माफियां मांगी, आज उनके मुजस्समे तैयार हो गए, लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। अल्लामा साहब की जिंदगी खत्म हुई और जब हमारा जादू नन्हा था, वो अपने बारे में खुद वाकई को लिखता है कि हम जिस घर में थे वहां पे एक अलमारी और अलमारी के ऊपर के खाने में हिंदुस्तान का परचम झंडा रखा जाता। खास मौकों पे निकलता, उसे लगाते, सलाम करते और फिर वापस रख देते। कि मैं छोटा था, मैं इसको घसीट के मुश्किल से उस अलमारी के पास जाके लगाया, उस पे चढ़ा, उस झंडे को छूने की कोशिश करता, अपनी एड़ियों पे उचकता और उस झंडे को छूता और फिर देर तक अपने हाथ को चूमता रहता। कहां से आई मुल्क से इतनी मोहब्बत इस बच्चे में? कहें क्या साए और परछाइयां उम्र भर इंसान के साथ नहीं रहती, मांगी गई दुआओं की तरह। जब अल्लामा साहब को जेल की सजा सुनाई गई, उस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपनी दुशाला उन्हें भेजी। दुशाला यानी ये एहसान उस खानदान पे था जो फिर कभी अदा ना हो सका। आप सब लोग तारीख से वाकिफ हैं। देर अरसे बाद जब बहादुर शाह जफर के ऊपर हिंदुस्तान जन्नत निशान में एक फिल्म बनने लगी, तो जरूरत पड़ी एक गजल की कि दिल्ली का आखिरी मुशायरा और बहादुर शाह जफर उसमें गजल पढ़ी। इसी खानदान का एक और फर्द मुश्तर खैराबादी। मुश्तर खैराबादी ने एक गजल लिखी और बहादुर शाह जफर के नाम कर दी। वो गजल थी, न किसी की आंख का, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना, मैं वो एक मुश्किल वो बार हूँ, न किसी की आंख का। जब इस गजल के बारे में मालूम करने हम अपने उस्ताद के पास गए और हमने कहा कि ये गजल आखिर है किसकी, तो उस्ताद ने यूं कहा, मियां तुम्हें इस गजल के बारे में क्या बताएं, लोग कहते हैं कि ये मुश्तर की गजल है तो मुश्तर की ही, लेकिन इसे नगमे में सुनो तो जरा खूबसूरत लगती है और इसके चोंच पर नापो तो बराबर ना उतरे। मियां उस दौर में अखबारों में लिखा गया, लोगों ने मरासले लिखे, मकालमे लिखे कि मुश्तर जैसा आला पाए का उस्ताद ऐसी गजल लिखेगा, उम्मीद ना थी।
लेकिन ये गजल कभी जफर के दीवान में तो शामिल नहीं है। गजल तो ये उसी की थी। मियां तुम कहां गजल के फेरों में पड़ गए? जादू की दास्तान सुनाओ लोगों को। जी उस्ताद, उस्ताद की बात पे, नसीहत पे अमल करते हुए इस फन को कि जब इंसान लिखता है और लिख के दूसरे के नाम कर देता है, जैसा अक्सर लोग समझते रहे कि मुस्तरक ये गजल बहादुर शाह जफर की है। जब हमारा जादू बंबई पहुंचा और बंबई पहुंच उसने दूसरों के लिए लिखा, उनके नाम कर दिया लिखा। उसी दौर का एक वाकया, उसने अपनी दास्तान लिखी, डायरेक्टर को दी। उसके दफ्तर पे पहुंचे तो देखा दरवाजा बंद था और जेब में फकत इतने पैसे के या तो इससे रात का खाना हो सकता है या वापसी का किराया। क्या किया तो तय ये हुआ कि चने लिए जाएं और चने खाते खाते रास्ता काटा जाए। चलते चलते नजर पड़ी एक पुरानी इमारत थी, उसका मजबूत दरवाजा, और दिल में ये ख्याल आया कि हर चीज बदल जाएगी लेकिन ये इमारत तो यहीं रहेगी। जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, दुनिया मुझे जानेगी, अपनी गाड़ी से गुजरूंगा तो इस इमारत को देखूंगा और मुझे याद का दिन आएगा। इसी जद्दोजहद में वो बंबई की ठोकरें खाते रहे। डायरेक्टर के पास पहुंचे सुबह सुबह, अपनी स्क्रिप्ट डायरेक्टर को दी, उसने पढ़ी। वो सुबह नाश्ता कर रहा था और नाश्ते में अनानास खा रहा था। ये क्या लिखा है? तुम घसियारे बन सकते हो, तुम धोबी बन सकते हो, तुम घास काट सकते हो, गधे को मालिश कर सकते हो, राइटर नहीं बन सकते। अरे कहां से आ गए? अभी ये किसने काटा है अनानास? गूदे में छिलका मिल रहा है, राइटर बनने आ जाते हैं, अनानास काटना आता नहीं। इस बात से जादू के दिल पे गहरा जख्म लगा। वो सड़क पे तन्हा चल रहा है। उसने अपनी आंख के कोने से आंसू को पोंछा और एक पत्थर पे बैठ गया। एक रोज जब मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा, जो मुझे हासिल करना है मैं हासिल कर लूंगा, मैं जाके इस डायरेक्टर को बताऊंगा तो मुझे जो बनना था मैं बन गया। मैं तब इसके लिए नाश्ते में अनानास लेके जाऊंगा। ये अनानास रोज खाता होगा। मैंने तो कुछ नहीं खाया। कितने पहर गुजर गए, मैंने तो कुछ नहीं खाया। वक्त गुजरता रहा, जिंदगी बदली, और जब हमारा जादू एक बड़ा इंसान बन गया, जिंदगी की कामयाबी मिली, वो इस वाकये को भूल सा गया। एक मर्तबा वो अपनी नन्ही बेटी जोया के साथ अपनी शानदार गाड़ी में जा रहा कि उस इमारत के सामने से गुजरा और वो तमाम वाकया याद आया, अपनी नन्ही बेटी को सुनाया और ये उम्मीद कि बेटी कहेगी कि बाबा आपने कितनी परेशानियां, कितनी मुश्किलें जिंदगी में उठाई हैं, आपने भूख बर्दाश्त करी, हर शिद्दत को देखा, आप तो इस दायक थे जहां पहुंच गए। इस उम्मीद में बेटी को यह किस्सा सुनाया और जानते हैं बेटी ने क्या कहा? बाबा जान, वो जब आपने चने लिए थे तो किराए के पैसों में उस जमाने में तो बहुत सारे चने आ जाते होंगे ना? बहुत सारे चने आ जाते होंगे। जहीन बाप की जहीन बेटी के मुख्तलिफ सिम्त से सोचने वाले। ऐसा नहीं कि इस खानदान में यही बच्ची जहीन थी। एक किस्सा आपको और सुनाए जादू की मां का, कि उनके यहां जब कुछ लोग आए पता पूछते तो उनमें से एक साहब ने यूं कहा, जनाब वो किबिला मोहतरम आली जनाब, हमें सिराज चौधरी के साहब के घर जाना है, वो आप जानते हैं क्या उन्हें? जी, किसी एक साहब का नाम है या पूरा खानदान? कैसे भी अदब लोग हैं। मियां आप बताइए,
आप बताएं, वो आली जनाब मर्तबा चिराग चौधरी के घर हमें जाना है, आप जानते हैं? आप भी नहीं जानते कि साथ आए एक नौजवान ने कहा कि ठहरिए, मैं मालूम करता हूं। जनाब, वो यहां पे एक साहिबा रहती हैं जिन्होंने अभी बीए किया है। अच्छा अच्छा, आप सिराज चौधरी की बेटी की बात कर रहे हैं? अरे उन्होंने बड़ी इज्जत बढ़ाई हमारी। अरे वो वहां रहती हैं, अलीगढ़ से बीए करने वाली पहली खातून। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाइए। अच्छा, मैं ही आपके साथ चलता हूं। कि इस खानदान में कई ऐसे लोग एक शख्स का जिक्र करें, उसका जिक्र जमीन पे बैठ के आपको सुनाते हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा एक इंसान था। जमीन से जुड़ा एक इंसान जिसने जमीन में अपनी मोहब्बत का वो पेड़ लगाया कि जिसके साए में बैठ आज भी अधूरी मोहब्बत करने वाले उसके गीतों को, फजलों को और नगमों को गाते हैं और गुनगुनाते हैं। मजाज लखनवी। मजाज कैसा इंसान था, जड़ों से जुड़ा हुआ। मजाज ने किसी से मोहब्बत की और जब उसे यह मालूम हुआ कि उसने जो पेड़ लगाया है वो किसी और के आंगन में है और वो कभी उसकी साया हासिल नहीं कर सकता, कभी उसकी ठंडक ना पा सकेगा, तो वो अपने ही अंदर चले गए। कभी मजाज ने अपने मुंह से उस खातून का नाम ना लिया। आज कहां मिलेंगी ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत कि कभी उसका नाम यूं नहीं लिया कि जमाना ना जान जाए कि मजाज उस पे मर मिटे हैं। मजाज पे वहशत तारी हो जाए, वो रोते तन्हाइयों में के दौरे पड़ते और ऐसे ही वहशत के आलम में एक रोज उनके मुंह से उसका नाम निकला तो जमाना ना जाए। मजाज की दास्तान कभी मौका होगा तो आपको सुनाएंगे। उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे, वो कहीं जा रहे थे, उन्हें दौरा पड़ा कि सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया। कि जब मजाज की बहन और हमारे जादू की खाला इस मंजर को लिखती हैं तो वो कहती हैं कि एक तरफ इमरा 23 लोग खड़े रो रहे थे और दूसरी तरफ दूर तक होमचे वाले, ठेले वाले, टांगे वाले। ये लोग क्यों आए? एक शायर का ताल्लुक तो आला तबके से होता है। मालूम चला कि जब वो तांगे में बैठते तो उसको आशार सुनाते, जब किसी से पान लेते तो उसे मजे मजे के किस्से सुनाते। सबका शायर सबके दिलों से जुड़ा और इस दुनिया से खामोश। आला जान जब इस किस्से को सुनाती हैं कि वो एक हीरा था जिसकी कदर दुनिया ना कर सकी, उसने इस कदर तन्हाइयां देखी, तो नन्हा जादू कहता है, खाला जान अगर मामू के हिस्से में इतनी तन्हाइयां ना आती तो वो तन्हाई जैसी खूबसूरत नज़म कैसे लिखते? ये बात तो हम कह सकते हैं कि अगर जादू के नसीब में इतनी भूख ना आती, इतनी परेशानियां ना आती, तो वो भूख जैसी उम्दा नज़म कैसे लिखते? मजाज वो लोगों से जुड़ा शायर था। उसके एक नगमे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपनाया और अपने सीने में बसा दिया। मैं अपने चमन का बुलबुल, मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल, सरशार निगाहे मेरे पागल कई वाकयात हैं सुनाने के लिए।
मजाज की दास्तान क्या कहे कि जिक्र जादू का। जादू उनके बाप कि जिनसे कभी वो ताल्लुक ना जुड़ सका जो जुड़ने का हक था। कि याद आता है आपसे वो मुलाकात जब उन्होंने कहा था कि हम ना रहेंगे, जब हम ना रहेंगे तो याद करोगे। बाप के गुजर जाने के बाद ये मालूम हुआ कि मैं पहले एक बागी बेटा था, अब यतीम भी। याद आती हैं बहुत सी बातें, अपनी जिंदगी को देखता हूं तो लगता है कि किसी ने एक दास्तान में लपेट मेरे हाथ पे रखी हो। याद आता है लखनऊ का वो घर जहां मेरा बचपन गुजरा। मैं खुश था, मेरा छोटा भाई मेरे साथ खेलता था। फिर नसीब मुझे अलीगढ़ ले आया। मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया। अब एक यतीम बच्चे की किफालत एक परिवार, एक घर के लोग क्यों करें? अलीगढ़ में आया, पढ़ाई का सिलसिला। मुझे तकरीर करने का शौक था, मैं तकरीर करता, कई हजार आशार मुझे ज़बानी याद थे। एक बात ये हुई कि मुझे लड़के जानने लगे, मुझे खुशी हुई। और बात हुई मुझे लड़कियां भी जानने लगी, मुझे और ज्यादा खुशी हुई। जो होश लखनऊ में संभाले थे वो अलीगढ़ में। नसीब फिर धक्के देते देते मुझे भोपाल ले गया। भोपाल में पढ़ाई का सिलसिला रहा। कभी फीस ना मांगी गई, खाने की दुश्वारी। एक होटल वाला था जो मुफ्तखोरों को खिलाता था, लेकिन मुफ्तखोरों को कब तक खिलाता? खिलाते खिलाते एक रोज वो भी बंद हो गया। अब वहां जूते की दुकान है, बताइए मैं क्या खाऊं? मेरे कुछ दोस्त जब शाम को आते तो खाने को कुछ ले आते और मेरे करीब रख के चले जाते। वो जाहिर भी ना करते कि अपने इस अमल से वो वाकिफ है, वो जानते हैं। और मैं उनसे भी ज्यादा शातिर और चालाक। मैं भी जाहिर ना होने देता कि मैं जानता हूं वो मेरे सिरहाने कुछ रख के जा रहे हैं। लेकिन तन्हाई में मैं रोता, मैं बहुत रोता। मैं रोऊं अपने गुजरे हुए वक्त को या आज को रोऊं या मैं देखूं अपने मुस्तकबिल को कि जिंदगी में जद्दोजहद करते 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 हमारा जादू ख्वाबों के शहर बंबई पहुंचा। बंबई में चंद रोज कमाल स्टूडियो में रहना हुआ, जहां पाकीज़ा का सेट था। कभी फर्श पे, कभी दीवार से टेक लगा, कभी पेड़ के नीचे सो जाता। एक खास बात आपको बताता चलूं कि वहां एक कमरे में मीना कुमारी को मिली फिल्म फेयर की 3 ट्रॉफियां रखी थी। मैंने उन्हें साफ किया, झाड़ा और हाथ में लेके खड़ा हो गया कि एक रोज जब ये मुझे मिलेंगी, दुनिया ताली बजा रही होगी, मैं खुश होऊंगा, मैं हाथ हिलाऊंगा। लेकिन ये तो ख्वाब है, ये तो ख्वाब। मैं कमाल स्टूडियो से निकाल दिया गया। निकालने से पहले की बात कि मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी मिली थी। अब क्या असिस्टेंट डायरेक्टर होना कहूं, कभी जूते उठाता, कभी चाय ले आता, कभी क्लैप करता। नौकरी भी चंद रोज थी। मैं और मेरा दोस्त हम महाकाली की गुफाओं में जा आराम करते थे। वो गुफाएं जो आज भी बंबई के करीब, मेरी यादें उन गुफाओं में कहीं टक्करे। वहां मच्छर इतने मोटे मोटे थे कि उनके काटने की जरूरत ही नहीं, वो बैठ जाए तो इंसान का दम निकल जाए।
तब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि यहाँ बिना नशा किए तो इंसान रह ही नहीं सकता। कि मुझे रफ्ता रफ्ता कुछ नशा करने की आदत सी हो गई, लेकिन नसीब ने करवट ली और मेरे एक दोस्त ने मुझे बंबई बुला लिया। मैं शहर आ गया, जिंदगी बदल सी गई। लेकिन मेरा वो दोस्त जो पीछे रह गया था, चंद बरसों बाद नशा करते करते वो इस दुनिया से रुखसत। कैसी है ये जिंदगी। मुझे मेरे दोस्त ने बुला लिया, मैं शहर आ गया, वो पीछे रह गया। अगर उसको कोई बुला लेता तो आज कोई ना जानता कि जादू कौन क्या थी उसकी जिंदगी। जिंदगी एक इत्तेफाक है, इत्तेफाक कि जिंदगी में ठोकरें खाते रहे और भटकते रहे। चलते चलते जिंदगी ने एक और साथी से मिलाया, जिसका नाम सलीम। सलीम और जावेद की जोड़ी। हमने कहानियां लिखी, फिल्मों के लिए कहानियां, कि एक के बाद एक हिट, शोले, दीवार, जंजीर, कि फिर जिंदगी बदल गई, कि पैरों के नीचे कालीन, चमकती इमारतें, गाड़ियां, ऐश, कि अब हर नजर मोहब्बत से देखती थी, हर कोई शहर में अपना लगता था, कि मुझे जो पाना था उसे पा लिया। जिंदगी में एक और खूबसूरत दोस्त मिली, आज यूं तो वो खुश शक्ल भी, यूं तो वो खुश शक्ल, लेकिन हमें ज़हीन लोग हमेशा से अजीज थे। वो मेरी दोस्त रही, मेरे साथ चली हर कदम। कैफी जैसा एक शख्स जिसके करीब आके ये जाना कि सच क्या है और इंसान कैसे चट्टानों से मजबूत। दूसरा बनवास कैफी की सी बात की दलील है, अब कहना। आज मैं याद करता हूं इन तमाम बातों को तो लगता है कि जो ख्वाब था वो मैंने पा लिया, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया, जो ख्वाब था वो पा लिया मैंने। लेकिन जो खो गई वो चीज क्या थी? एक बात रह रह के मेरे जहन में आती है, मुझे याद आता है लखनऊ का वो घर कि मैं अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था, तो मेरी खाला जान आई। खाला जान मुझे सहन से होते बड़े कमरे में ले, बड़ा कमरा जहां मेरी माँ मौत के आगोश में सोई थी, और उनका चेहरा मैं देखता रहा। मेरी माँ बचपन में मुझसे जुदा हो गई। खाला ने कहा, देख ले आज अपनी माँ को जी भर के, ये तुझे फिर मैं 8 बरस का बच्चा था, मौत को जानता था। आज क्यों मेरे। खाला ने कहा, वादा करो, वादा करो अपनी मां से कि तुम जिंदगी में कुछ बनोगे। वादा करो कि तुम एक मकाम जिंदगी में हासिल करोगे। अपनी मां से वादा करो। वहीं मां के सिरहाने बैठी नानी ओले ओले सिसकियों से रो रही थी। कुछ औरतें उन्हें तसल्ली दे रही थी। मैं कुछ ना कह सकता, कुछ ना बोल सकता। मां को देखा, उसे अपनी आंखों में बसा लेना। फिर न जाने किसने
माँ के चेहरे पे कफन। आज लगता है, जब सोचता हूँ कि बहुत कुछ था जो जिंदगी में कर सकता था, बहुत कुछ है जो भी करना बाकी है। माँ से किया वादा याद आता है, बहुत कुछ करना है। जादू की जिंदगी को पलट के देखो और जादू को महसूस करो, तो लगता है कि वो एक झरना है जो पहाड़ों से गिरता, चट्टानों से टकराता अपना रास्ता बना रहा है। वो कई भंवर लेता, अपनी मौज में चलता, अब खुले मैदानों में आकर वसी, खामोश और गहरा हो। देखो देखो देखो, हिंदुस्तान जन्नत निशान से दूर कुछ जुगनू जैसे लोग मना रहे हैं उस शख्स के शख्सियत बनने का जश्न। हर कोई कह रहा है ये जादू तो जावेद का है, ये जादू तो जावेद का है। देखो देखो, तालियां बजा रहे हैं, देखो, और हर कोई कह रहा है कि ये जश्न जावेद अख्तर है, ये जश्न जावेद अख्तर। एक साथी जो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने लाइट और म्यूज़िक किया, मोहम्मद मिन्हाज खान साहब। मैं चाहूँगा कि तशरीफ़ लाएं। मैंने गुस्ताखी माफ़, मैंने अब देखा कि सामने आली जनाब मौजूद हैं, तो कुछ कह गया हूँ। ये दास्तान कुछ जो जावेद साहब ने लिखा उससे ली थी और कुछ हमारी घड़ी हुई थी, इसकी माफ़ी मैं यहीं मांग लूँ ताकि बाद का कोई अंदेशा ना रहे। आपको सलाम। मेरे सीनियर, मेरी बड़ी खुशनसीबी कि ये इतनी दूर लाइटिंग और म्यूजिक के लिए। दुनिया की बेहतरीन दास्तान और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करें। दास्तान जिसे आप सुनना चाहते हो कमेंट कर जरूर बताइए। हमें सपोर्ट करने का यही बेहतरीन जरिया है। हमें इंतजार रहेगा। आदाब।